कक्षा 12 भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, आपकी भूगोल की पुस्तक का 7वां अध्याय पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा है। इसके कई वीडियोस आप देख चुके हैं और इस क्रम में आज हम लोग अंतिम अंश को पढ़ने जा रहे हैं। 7वें अध्याय का अंतिम अंश। प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं के बाद इस अध्याय में आपने तृतीय क्रियाओं के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त की। अब हम चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप की बात करेंगे इस वीडियो अंश में। चतुर्थक क्रियाएं, पंचम क्रियाकलाप, ये दोनों क्रियाकलाप एक प्रकार से तृतीय क्रियाकलाप से छन कर बाहर आए हैं, छन कर निकले हैं। तृतीय क्रियाकलाप में जब उच्च बौद्धिक ज्ञान और उस पर आधारित अनुसंधान और विकास के तत्व उसमें समाहित हो जाते हैं, तो इससे एक ज्ञानोन्मुखी सेक्टर अस्तित्व में आता है। ऐसे लोग सामने आते हैं जो कुछ विशिष्टताएं रखते हैं, जिसके कारण उनकी विशेषज्ञता, उनकी विशिष्टता और उनके विशेष ज्ञान के कारण उन्हें हम तृतीय सेक्टर से अलग करते हैं। तो इस बौद्धिक विशिष्टता के आधार पर जो एक सेक्टर विकसित होता है उसे हम चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चतुर्थक क्रियाकलाप की बात करेंगे। चतुर्थक क्रियाकलाप वे व्यापारिक क्रियाएं हैं जो अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होती हैं। अनुसंधान और विकास, ध्यान दीजिए, ये एक विशिष्ट व्यवस्था है, एक विशिष्ट तरीका है जिससे हम व्यावसायिक क्रियाओं को और सेवाओं को और ज़्यादा उन्नत बनाते हैं। इसमें सूचना का उत्पादन और संग्रहण, विशिष्ट तकनीकी ज्ञान की कुशलता, उच्च प्रशासनिक दक्षता से संबंधित कार्य सम्मिलित होते हैं। आर्थिक विकास ने तृतीयक सेक्टर के साथ साथ चतुर्थक सेक्टर ने प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर से रोजगारों को अपनी ओर आकर्षित किया है, खींच लिया है। आज की विकसित अर्थव्यवस्था में लगभग 50% से अधिक लोग ज्ञान के इस चौथे क्षेत्र या चौथे सेक्टर से संबंधित हैं, उसमें कार्यरत हैं। इसमें जो कर्मचारी संलग्न होते हैं, जो कर्मचारी इस सेक्टर के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हें हम गुलाबी कॉलर कहते हैं। गुलाबी कॉलर। कार्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल प्रबंधन से लेकर परामर्शदाताओं, रंगमंचों, लेखा और दलाली जैसे कार्यों में जो कर्मचारी कार्यरत हैं वो इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। स्पष्ट है कि इस वर्ग के कर्मचारी उच्च ज्ञान वाले और महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले होते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप को हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरा कर सकते हैं और करते भी हैं। ये सेवाएं न तो पर्यावरण से प्रभावित होती हैं, न ये संसाधनों से बंधी होती हैं और न ही ये बाजार द्वारा स्थानीकृत होती हैं। इसलिए इस व्यावसायिक सेवाओं में चतुर्थक क्रियाकलाप का सेक्टर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम बात करेंगे पंचम क्रियाकलाप की। जब चतुर्थक क्रियाकलाप में और ज्यादा विशिष्टता आ जाती है, वो ज्ञान, अनुसंधान और तमाम ऐसी विशिष्टताओं से ओतप्रोत होकर और उन्नत हो जाता है और परिष्कृत हो जाता है, तो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को
हम पंचम क्रियाकलाप यानी पांचवें क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित कर देते हैं। पंचम क्रियाकलाप वास्तव में वे सेवाएं हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा अन्य प्रौद्योगिकी एवं उनके प्रयोग के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। इसमें उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले तथा नीतियां बनाने वाले विशेषज्ञ व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसमें यानी पंचम क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप में बहुत मामूली सा अंतर है, सूक्ष्म अंतर है। वैसे पंचम क्रियाकलाप भी तृतीयक सेक्टर से ही निकला हुआ एक उपविभाग है, जिस प्रकार चतुर्थक क्रियाकलाप तृतीयक क्रियाकलाप से ही निकला एक उपविभाग था। इस यानी पंचम क्रियाकलाप में जो विशेषज्ञ अपनी भूमिका निभाते हैं, इसके अंतर्गत क्रियाशील रहते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें हम स्वर्णकालर कहते हैं। जी हां, स्वर्णकालर। इस क्षेत्र में संलग्न अनुसंधान, वैज्ञानिक तथा विधि और वित्त परामर्शदाता अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। ये सभी कुशल कर्मी सूचना के ज्ञान से बहुत अच्छी तरीके से संबंधित होते हैं और उस क्षेत्र में अपनी विशिष्ट प्रतिभा का परिचय देते हैं, जिसमें व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। जैसे ई लर्निंग, अनुसंधान, व्यवसाय, बौद्धिक संपदा, कानूनी, व्यावसायिक और बैंकिंग सेक्टर इसके अंतर्गत आते हैं। पंचम सेवाएं मुख्य रूप से आउटसोर्सिंग से ही संबंधित होती है, जिसका परिणाम हम विश्व के अलग अलग भागों में भारी संख्या में खुलने वाले कॉल सेंटरों की संख्या से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप से ये दो अतिरिक्त क्रियाकलाप वाले सेक्टर का आविर्भाव होता है, जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप के बाद आइए हम देखते हैं आउटसोर्सिंग क्या है, क्योंकि इन दोनों सेक्टर को समझाते समय दोनों जगह मैंने आपको बताया कि इसमें आउटसोर्सिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आउटसोर्सिंग क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूं। आइए तीसरे बिंदु को जानते हैं, आउटसोर्सिंग। आजकल बड़ा आउटसोर्सिंग का सोर्स है, आप सुनते रहते हैं आउटसोर्सिंग शब्द, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे विद्यार्थी आउटसोर्सिंग का मतलब भी जान गए होंगे। आउटसोर्सिंग वास्तव में एक ऐसी व्यवस्था है जहां हम किसी दक्ष कर्मचारी को उसकी सेवाएं किसी एजेंसी के माध्यम से ठेके पर प्राप्त करते हैं। यानी सेवा क्षेत्र में दक्षता बढ़ाने और लागत घटाने के लिए काम को किसी बाहरी एजेंसी को सौंपना आउटसोर्सिंग कहलाता है। इसे आप छोटे उदाहरण से समझ सकते हैं कि पहले ऑफिसों में हम लोग देखते थे कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी होते थे, चपरासी होते थे, सफाई कर्मी होते थे। अब हमको नियमित कर्मचारी के रूप में ये नहीं दिखते, बल्कि आउटसोर्स के माध्यम से थोड़े बहुत पारिश्रमिक के आधार पर इन्हें किसी एजेंसी से इनकी सेवाएं प्राप्त कर ली जाती हैं। यही है आउटसोर्सिंग। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि आउटसोर्सिंग एक प्रकार की ठेका प्रणाली है। आउटसोर्सिंग का मुख्य उद्देश्य तुलनात्मक लाभ प्राप्त करना है। आउटसोर्सिंग में उत्पादन लागत घटती है, क्योंकि आउटसोर्सिंग में सस्ते मूल्य पर श्रमिकों की सेवाएं हमें प्राप्त होती हैं। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। वहीं आउटसोर्सिंग करने वाले देश में जो युवा रोजगार खोज रहे होते हैं, उनका प्रतिरोध भी सहना पड़ता है। क्यों प्रतिरोध होता है? क्योंकि ऐसे आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किए गए जो कर्मचारी होते हैं, उन्हें उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं प्राप्त होता है।
तो जब आउटसोर्सिंग का यह कार्य सिर्फ स्थानीय या देशी स्तर पर ही नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें समुद्र पार दूसरे विदेश में भी फैली हुई है। और जब आउटसोर्सिंग में कार्य समुद्र पार देशों में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसे हम अपतटन या इंग्लिश में कहें तो ऑफशोरिंग कहा जाता है। ऑफशोरिंग सूचना प्रौद्योगिकी की, मानव संसाधन, ग्राहक सेवाएं, कॉल सेंटर, विनिर्माण और इंजीनियरिंग, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका अपतटन किया जाता है। यानी ऐसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सेवाएं हम एक देश से दूसरे देशों तक ले जाते हैं और डिमांड के आधार पर संबंधित एजेंसी वहां इन सेवाओं को या विशेषज्ञ लोगों की सेवाओं को मुहैया कराती है। इसमें नियुक्त कंपनी विश्व में कहीं भी स्थापित हो सकती है, वह विश्व के किसी भी देश में अपनी सेवाएं मुहैया करा सकती है। आउटसोर्सिंग के परिणाम स्वरूप ही भारत, चीन, यूरोप, इजराइल, फिलीपींस और कोस्टारिका आदि देशों में अनेक कॉल सेंटर खुले हैं। इसी के साथ अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी का आंकड़ा प्रक्रमण सेवा का एशियाई, अफ्रीकी और पूर्वी यूरोपीय देशों में क्रियान्वयन संभव हुआ है। इस प्रकार आउटसोर्सिंग आज के जमाने की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो विशेषज्ञों की सेवाओं को हम ठेकों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, किसी एजेंसी के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और आइए अब अंत में हम इस आखिरी बिंदु को लेते हैं, यह है अंकीय विभाजन। आप जानते हैं सूचना संचार प्रौद्योगिकी आज के युग की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस सूचना संचार प्रौद्योगिकी की पहुंच कहां तक है, कहां उन्नत है और कहां पिछड़ी है, इन्हीं के अंतर को समझना ही अंकीय विभाजन है। जैसे विकसित देश जो होते हैं वो अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित पहुंच और लाभ शीघ्रता से पहुंचाने में सफल रहे हैं। यानी तेजी से विकसित देशों में संचार सेवाओं और प्रौद्योगिकी पर आधारित जो सूचना है वो उन देशों के नागरिकों को तक बहुत तेजी से पहुंच चुकी है, जबकि आज भी तमाम विकासशील देश इस मामले में पिछड़ गए हैं। इस प्रकार विकसित और विकासशील देशों के बीच सूचना और प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास के इस अंतर को ही अंकीय विभाजन यानी डिजिटल डिवाइड इसे हम कहते हैं। ग्लोब पर यानी पृथ्वी के ग्लोब पर यह असमान वितरण हमको दिखाई देता है अगर संबंधित आंकड़ों के संदर्भ में हम उसको देखें। और यह विकास सिर्फ देशीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं है, यह देशीय यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी हमको देखने को मिलता है। जैसे बड़े बड़े जो महानगर हैं, शहर हैं, वहाँ सूचना प्रौद्योगिकी तेजी के साथ विकसित हुई है और वो इस मामले में संपन्न है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र आज भी इस मामले में पिछड़े हुए हैं। तो इसी असमानता को हम अंकीय विभाजन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इस अंतिम बिंदु के साथ आपका ये 7वां लेसन समाप्त होता है। मैंने गलती से यहाँ 8 लिख दिया है, आप इसे संशोधित कर लेंगे। ये 7वां लेसन चल रहा था और इस 7वें लेसन का इसी के साथ आज अंत होता है। मैं अब एक अगले लेसन के साथ आपसे फिर रूबरू होऊंगा अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।